तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ड्रासा नाम की शार्प शूटर को, जो पिछले कई घंटों से एक टनल में छुपी हुई है। दरअसल ये अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। ड्रासा के पास एक एयरपोर्ट पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मारने का टास्क दिया जाता है। कुछ ही देर बाद रनवे पर एक प्लेन लैंड करता है। ड्रासा को जैसे ही अपना शिकार नजर आया, उसने कई किलोमीटर से एक ही शॉट में उसे खत्म कर दिया। ड्रासा अपने काम को इतनी बारीकी से अंजाम देती है कि वहां पर मौजूद गार्ड्स को कुछ पता नहीं चलता कि गोली किसने और कहां से चलाई। मिशन कंप्लीट करने के बाद ड्रासा अपनी मां की कब्र पर जाती है, जहां उसका फादर पहले से ही मौजूद होता है। यहाँ हमें ड्रासा के बारे में एक और बात मालूम चलती है कि जब भी वो किसी को अपनी राइफल से मारती तो वो उस बुलेट के कवर को अपने पास रख लेती और फिर उस बुलेट के कवर को अपने पिता को सौंप देती। दरअसल ड्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, यानी वो पैसों के लिए लोगों को मारा करती थी और अब तक कई लोगों को मार चुकी थी। उसे लोगों को मारना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ये उसका पेशा बन चुका था। इसलिए ड्रासा उन बुलेट्स के कवर को अपने फादर को दे देती है, जो कि उसका दुख थोड़ा सा कम हो जाता। ड्रासा अपने पिता को बताती है कि मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 1 साल तक चलेगा। शायद इस दौरान मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। जिस पर ड्रासा के फादर जवाब देते हैं, तुम हर साल आती हो, मुझे कुछ गोलियों के कवर पकड़ा देती हो, मगर अगले साल ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मेरा कैंसर लास्ट स्टेज पर चल रहा है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर आने वाले दिनों में मेरी मौत नहीं हुई तो मैं खुद 14 तारीख यानी वैलेंटाइंस डे के दिन अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं। तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर जा चुकी है और तुम भी अपने काम के चलते साल में सिर्फ 1-2 बार ही मिलती हो, इसलिए हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये सुनकर ड्रासा की आंखें भर आती हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर लेवाई को। लेवाई की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। उसे अक्सर भयानक सपने आते थे और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाती। एक रात जब उसकी आंख बुरे सपने से खुली तो लेवाई अपने घर के बाहर निकला, समुद्र के किनारे पर आता है। वहाँ उसे थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है और वो अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी लेवाई को अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में उसे एक एड्रेस दिया गया था जहाँ उसे जल्द से जल्द पहुँचने के लिए कहा गया था। लेवाई बिना वक्त गवाए एक मिलिट्री बेस तक पहुँच जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक लेडी ऑफिसर जिसका नाम बर्तो होता है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लेवाई कोई आम इंसान नहीं, एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक डेडली स्नाइपर भी रह चुका था। वो अब तक 200 से भी ज्यादा लोगों को स्नाइपिंग से मार चुका है। बर्तो लेवाई से कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे स्नाइपर हो और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन मिशन पर भेजने से पहले बर्तोई लेवाई से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है, अगर तुम इस मिशन पर गए तो क्या तुम्हें याद करने वाला पीछे कोई है? ये बात सुनकर लेवाई को कुछ अजीब लगने लगा, लेकिन फिर वो जवाब देते हुए बोला, नहीं, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। ये सुनकर वो लेडी लेवाई से कहती है, तुम तैयारी कर लो, कुछ घंटे बाद तुम्हें उस मिशन पर भेजा जाएगा और वहाँ तुम्हें 1 साल के लिए रहना है। इसके बाद लेवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक एरोप्लेन में पाता है। लेवाई कुछ नहीं समझ पाता कि आखिर उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और उसे किस तरह का मिशन सौंपा गया है। इसलिए लेवाई वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर से पूछता है, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? लेकिन वो सोल्जर लेवाई की इस बात पर कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है, आप अपना आईडी और वॉच हमें दे दो, ये सब तुम्हें तब वापस मिलेगा जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो सोल्जर उसे बताता है, अब तुम्हारा प्लेन में उतरने का वक्त आ गया है। कुछ ही मिनटों में हम नो फ्लाइंग जोन में एंटर करने वाले हैं। यहाँ से आगे जाने की परमिशन हमें नहीं है। बस वो सिर्फ इतना बताता है कि नीचे उतरने के बाद तुम्हें अकेले 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पैदल जाना होगा, फिर तुम अपनी मिशन वाली जगह पर पहुंच जाओगे। लेकिन लेवाई के दिमाग में अब भी एक ही बात चल रही थी। वो फिर से उस सोल्जर से पूछता है, आखिर मुझे भेजा कहाँ जा रहा है? इस पर सोल्जर जवाब देता है, इस सवाल का जवाब देने की परमिशन मुझे नहीं है। मेरी वर्दी में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है। अगर मैंने तुम्हें इस जगह के बारे में बताया तो मेरी नौकरी से मुझे निकाला जा सकता है या फिर मैं मारा भी जा सकता हूँ। ये बात सुनकर लेवाई के गले में सांस अटक गई। इसके बाद उसे एक पैराशूट दिया जाता है और प्लेन का दरवाजा खुलते ही लेवाई कूद जाता है। लेवाई सेफली लैंडिंग कर जाता है, लेकिन असली गेम तो अब शुरू हुआ था क्योंकि 32 किलोमीटर की दूरी उसे पैदल ही तय करनी थी। चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां इंसान तो दूर बल्कि परिंदे भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी उसकी मुलाकात एक जेडी नाम के बंदे से होती है। जेडी 1 साल तक यहाँ मिशन पर था, अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब लेवाई उसकी जगह संभालेगा। जेडी लेवाई को एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है। टावर के टॉप पर पहुंचने के बाद लेवाई को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या है।
यही सवाल जब वो जेडी से पूछता है तो जेडी जवाब देता है, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस और गहरी खाई है जिसे गॉड नाम दिया गया है। इसके बॉटम तक आज तक कोई भी नहीं पहुंचा। तुम्हारा काम बहुत ही सिंपल है, तुम्हें इस खाई की पहरेदारी करनी है। उसके बाद वो लेवाई को वहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स बताता है। वो कहता है, तुम यहाँ से बाहर महीने में सिर्फ एक बार ही हेडक्वार्टर में बात कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बाहर की दुनिया से जुड़ने की उम्मीद मत रखना। ये टावर जिसे हम वेस्ट टावर कहते हैं, इसके ठीक सामने ईस्ट टावर है। वो रशिया का इलाका है। वहाँ भी एक गार्ड तुम्हारी ही तरह ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई भी कांटेक्ट अलाउ नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना है और हाँ, आने वाले खतरे के लिए हर वक्त तैयार रहना, क्योंकि यहाँ तुम पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। यहाँ ऑटोमेटिक गन और नीचे ढेर सारे लैंडमाइंस लगाए हुए हैं। अगर ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां खत्म हो जाए तो उसे हमेशा रिलोड रखना, क्योंकि हमले के दौरान ऑटोमेटिक गन्स बहुत काम आएगी। और आखिरी बात, अगर तुम्हें कभी भी यहाँ तेज सायरन की आवाजें सुनाई देने लगे तो तुम बिना सोचे समझे यहाँ से भाग जाना। जेडी कहता है, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा हमें क्यों बोला गया, लेकिन मुझे जो पिछले ड्यूटी वर्कर ने बताया वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेवाई उसकी सारी बातें अच्छी तरह समझ लेता है और उसका सवाल एक ही था। वो पूछता है, आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगाई गई है। तभी जेडी एक ग्रेनेड निकालता है और उस ग्रेनेड को उसी गहरी खाई में फेंक देता है। ग्रेनेड जैसे ही खाई की गहराइयों में धमाका करता है, वहाँ से एक अजीब सी भयानक आवाजें गूंजने लगती है। वो आवाज किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी, वो किसी ऐसी चीज की थी जो अंधेरे में छुपी थी। जेडी लेवाई की तरफ देखता है और कहता है, ये आवाज तो तुम सुन रहे हो, ये उस क्रिएचर की है जिन्हें हम होलोमैन कहते हैं। ये क्रिएचर इस खड्डे के अंदर रहते हैं और तुम्हारी ड्यूटी यही है, इस खड्डे के अंदर से किसी भी क्रिएचर को बाहर निकलने नहीं देना है। कहा जाता है कि 1940 में यूएस आर्मी के 2400 आर्मी सोल्जर्स को इस खड्डे के अंदर भेजा गया था, ताकि वो सोल्जर्स उस खड्डे के अंदर मौजूद सभी क्रिएचर को खत्म कर सके। लेकिन आज तक उनमें से कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। और अब जेडी लेवाई को पूरी इन्फॉर्मेशन देकर घर वापस जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसने वहाँ पूरा 1 साल बिताया था, ड्यूटी पूरी कर दी थी। अब लेवाई को यहाँ 1 साल तक ड्यूटी देनी होगी। लेवाई को अलविदा कहकर यहाँ से वो निकल पड़ा। वो बहुत खुश था क्योंकि 1 साल बाद वो घर जाने वाला था, लेकिन उसे खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जेडी जैसे ही स्मोक करता है, एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आता है। वो हेलीकॉप्टर उसके लिए रस्सी नीचे फेंकता है और जेडी इस रस्सी के जरिए ऊपर हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगता है। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा एक सोल्जर पहले जेडी की आईडी कंफर्म करता है। जेडी जब उसे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देता है तो हेलीकॉप्टर में बैठा वो सोल्जर पहले जेडी को शूट करता है और उसके बाद उसकी रस्सी काटकर उसे नीचे फेंक देता है। अब यहाँ एक बात तो साफ हो चुकी थी, इस जगह जो भी आता है वो कभी लौटकर वापस नहीं जाता। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेवाई अपने काम को निभाने लगता है। सबसे पहले वो यहाँ कुछ स्पॉट्स चेक करता है और जिन ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां खत्म होती है उन्हें रिलोड करता है। इस तरह से एक दिन गुजर जाता है और फिर 1 महीना। अब लेवाई को ये जगह बोरिंग फील होने लगती है। वो सोचता है कि 1 साल तक यहाँ बस अकेले ही रहना है, ना किसी से बातचीत और ना ही कोई एंटरटेनमेंट। इसलिए वो टाइम पास करने के लिए उस अलमारी में रखी किताबें पढ़ने की सोचता है। जब वो अलमारी से किताबें निकालता है तो अचानक उसकी नजर अलमारी के पीछे दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर कुछ नोट लिखे होते हैं। ये उन सभी लोगों के नोट थे जो इससे पहले इस टावर में अपनी ड्यूटी कर चुके थे। हर नोट में डर, अकेलापन और होलोमैन के खतरों का जिक्र था। एक दिन लेवाई को वेस्ट टावर से मशीन चलने की आवाज आई। लेवाई जल्दी से अपने टेलीस्कोप से दूर ईस्ट टावर को देखने की कोशिश करता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रासा होती है, जो कि इसकी अच्छी स्नाइपिंग की वजह से इसे टावर पर ड्यूटी दे दी गई थी। ड्रासा की खूबसूरती देखते ही लेवाई की नजरें ड्रासा पर जम गई, लेकिन लेवाई उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा करना रूल्स के खिलाफ था। और अब ड्रासा को भी वेस्ट टावर पर बैठे लेवाई के बारे में पता चल चुका था। इसी तरह से दिन गुजरते रहे और दोनों सोचते कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ दिन बाद ड्रासा का जन्मदिन आता है। अकेलेपन में घिरी हुई ड्रासा को लगता है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए। वो लेवाई से बात करने की कोशिश करती है। ड्रासा एक व्हाइट बोर्ड के जरिए लेवाई से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर लेवाई को रूल्स याद आते हैं और वो लिखता है, नाम बताना अलाउ नहीं है। लेकिन ड्रासा मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है, मेरा नाम ड्रासा है। लेवाई भी ज्यादा ना सोचते हुए अपना नाम बता देता है। ड्रासा बताती है कि आज मेरा बर्थडे है और ड्रासा अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए डांस करने लगती है। ड्रासा लेवाई से पूछती है, क्या तुम्हें डांस करना आता है?
लेवाइस बताता है नहीं, मुझे डांस करना नहीं आता। जिस पर ड्रासा पूछती है तो फिर तुम्हें क्या करना आता है? लेवाई जवाब देते हुए बोर्ड पर लिखता है मैं शूटिंग थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। यहाँ ड्रासा उसकी शूटिंग स्किल चेक करने के लिए अपने टावर पर एक छोटी सी बोतल रखती है और लेवाई अपने टारगेट को निशाने पर रखते हुए एक ही गोली में उस बोतल को फोड़ देता है। अब यहाँ ड्रासा भी पीछे रहने वाली नहीं थी, वो भी अपनी शूटिंग स्किल दिखाते हुए लेवाई के टावर में रखी एक छोटी सी बोतल को बिल्कुल परफेक्ट शूट कर देती है, जिससे लेवाई को पता चलता है कि ड्रासा कोई आम लड़की नहीं बल्कि वो एक डेडली स्नाइपर है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगती है। ड्रासा और लेवाई एक दूसरे को समझने लगते हैं। ये दोनों बातचीत में मशरूफ रहते हैं, लेकिन तभी अचानक ड्रासा की नजर नीचे गड्ढे की तरफ जाती है। वो देखती है कि नीचे से कुछ भयानक क्रिएचर यानी हॉलोमैन तेजी से वेस्ट टावर की तरफ चढ़ रहे हैं। वो जल्दी से लेवाई को अलर्ट करती है। लेवाई जैसे ही नीचे देखता है उसकी आंखें चौंक जाती हैं। नीचे सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि हजारों क्रिएचर्स ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। वो बिना वक्त गवाए अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और एक एक करके क्रिएचर्स को शूट करने लगता है, लेकिन क्रिएचर्स की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि लेवाई उन्हें अकेले संभाल भी नहीं पाता। इसलिए ड्रासा भी अपनी मशीन गन से गोलियां बरसाने लगती है। अब वेस्ट टावर यानी ड्रासा की तरफ भी क्रिएचर बढ़ने लगते हैं। ये दोनों अपनी अपनी साइड से इन क्रिएचर्स को मारने लगते हैं, लेकिन तभी लेवाई देखता है कि एक क्रिएचर ड्रासा के टावर तक पहुंच चुका है और वो क्रिएचर जैसे ही ड्रासा पर हमला करने वाला होता है तो लेवाई इस टावर से अपनी जबरदस्त स्नाइपिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिएचर को मार गिराता है। अब लेवाई और ड्रासा को एहसास हो जाता है कि अगर इस खतरनाक जगह पर जिंदा रहना है तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। सब कुछ संभालने के बाद ड्रासा बताती है ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था। अगली सुबह लेवाई नीचे लगी लैंड माइन्स को ठीक करने लगता है और ऑटोमेटिक गन को रिलोड करता है। तभी अचानक खाई के अंदर से एक ड्रोन निकलता है। वो ड्रोन कुछ सेकंड तक लेवाई की तरफ देखता है और वो अजीब तरह से स्कैन करता है। ये देखकर लेवाई हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता ये ड्रोन क्यों और किसके लिए भेजा गया था। इस तरह से दिन गुजरते हैं और फिर महीने। इन दोनों की आपस में दोस्ती होने के बाद उनके दिन अच्छे गुजर रहे थे। अब उन्हें अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। पर एक दिन ड्रासा बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि आज 14 फेब था और उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कैंसर की वजह से आने वाले कुछ दिनों में नहीं मरा तो 14 फरवरी के दिन मैं खुद को मार दूंगा। और यहाँ ड्रासा बोर्ड पर लिखकर लेवाई को बताती है आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, अगर आज मेरे पास कोई होता तो बहुत अच्छा होता। लेवाई को भी पहले ही दिन से ड्रासा से मिलने का मन था और आज वो खुद को रोक नहीं पाता। वो ड्रासा के पास जाने के लिए एक प्लान बना लेता है। एक रॉकेट लॉन्चर के जरिए इस टावर तक पहुंचने का जुगाड़ कर लेता है। अगली सुबह वो रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके एक मजबूत रस्सी को ड्रासा की तरफ फेंकता है, जिसके बाद ड्रासा टावर से बाहर आती है और रस्सी को मजबूती से एक पेड़ के साथ बांध देती है ताकि लेवाई रस्सी के जरिए लटक कर ईस्ट टावर तक पहुंच जाए। लेवाई बिना देर किए उस रस्सी के सहारे ईस्ट टावर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बीच में वो अटक जाता है क्योंकि रस्सी की ढलान खत्म हो चुकी थी। इसलिए अब लेवाई अपने हाथों की मदद से आगे बढ़ने लगता है। आधा घंटा रस्सी से सरकने के बाद वो ड्रासा के टावर तक पहुंच जाता है। ड्रासा उसे वेलकम करती है और कहती है तुम में से बहुत ही गंदी पसीने की बदबू आ रही है, इसलिए तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए, तुमसे मैं फिर मिलूंगी। लेवाई को ये सुनकर हंसी आ जाती है। वो कुछ कहता नहीं, बस सिर हिलाकर मान जाता है। अब ड्रासा यहाँ शरारत करते हुए उसके कपड़े दूर जाकर छिपा देती है और सीसीटीवी कैमरा के जरिए लेवाई को देख रही होती है जो टावर में मौजूद शावर में नहा रहा था। उसके बाद लेवाई और ड्रासा एक साथ बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। ड्रासा उससे अपनी पूरी स्टोरी बताती है और बताती है कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, सिर्फ मेरे फादर जिंदा थे, पर कल के दिन उन्होंने भी खुद को मार लिया होगा। यहाँ लेवाई भी ड्रासा को बताता है रात में आने वाले सपनों के बारे में और उन दिनों के किस्से सुनाता है जब वो यूएस आर्मी में था। इस तरह से बात करते करते रात हो जाती है। ड्रासा यहाँ सॉफ्ट म्यूजिक लगा लेती है। ये दोनों म्यूजिक की धुन पर डांस करने लगते हैं और इसी डांस के दौरान वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उनके बीच रोमांस होने लगता है और कुछ देर बाद लेवाई ड्रासा की तरफ देखकर एक मुस्कान के साथ कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, जब हम यहाँ से निकलेंगे तभी मैं तुम्हें ये शायरी दूंगा। अगले दिन लेवाई को वापस अपने टावर पर पहुंचना था। वो ड्रासा को अलविदा कहता है और रस्सी के सहारे वेस्ट टावर की तरफ चलना शुरू करता है। ड्रासा भी उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ क्रिएचर ऊपर टावर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनमें से एक क्रिएचर वहां लगे लैंडमाइन से टकरा जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। लैंडमाइंस के फटने के बाद उसके लोहे के पार्ट्स हवा में उड़ जाते हैं। उनमें से एक पार्ट रस्सी को काट जाता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और वो तेजी से खाई में गिर जाता है। लेवाई को गिरता देख ड्रासा बिना सोचे समझे अपना
पैराशूट उठाकर वो भी उस खाई में कूद जाती है। ड्रासा पानी की तेज बहाव वाली नदी में बहने लगती है। वो किसी तरह नदी से बाहर निकलकर किनारे तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ लेवाई की किस्मत अच्छी थी कि वो एक बड़े से पेड़ पर गिरकर लटक चुका था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसे चोट तो काफी सारी आ जाती है, पर उसकी जान बच जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि एक बड़ा कीड़ा उस पर हमला करने के लिए बढ़ रहा है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी पेड़ की लकड़ी टूट जाती है और लेवाई नीचे पेड़ की जड़ों पर गिर जाता है। नीचे गिरते ही पेड़ की जड़ें उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगती है। इससे पहले कि वो जड़ें लेवाई को मार देती, वहाँ ड्रासा पहुँच जाती है। वो जल्दी से चाकू निकालकर इन जड़ों को काटने लग जाती है, जिससे लेवाई आजाद हो जाता है। उसके बाद लेवाई और ड्रासा चारों ओर देखने लगते हैं। हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल छाया हुआ होता है। तभी अचानक पेड़ों की आड़ से कुछ क्रीचर्स बाहर निकलते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ उनके बीच एक बड़ी फाइट होने लगती है। लेवाई अपनी बंदूक संभालता है और पहली गोली सीधे एक क्रीचर के सर में मारता है। दोनों ने मिलकर दोनों क्रीचर्स को खत्म कर दिया। यहाँ लेवाई की नजर क्रीचर की डेड बॉडी पर पड़ती है और वो देखता है कि क्रीचर ने वही आर्मी वर्दी पहनी है जो किसी जमाने में अमेरिकन सोल्जर्स पहनते थे। ये देखकर लेवाई के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे जेडी की बातें याद आती हैं, जब उसने बताया था 1940 में 2400 सोल्जर्स के बड़े ग्रुप को इस खाई में भेजा गया था और वो सैनिक कभी वापस नहीं लौटे। उसके बाद लेवाई और ड्रासा एक अजीब भयानक सी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। हर तरफ इंसानों के सड़े गले शरीर पड़े हुए थे और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उन शरीरों के अंदर से पेड़ पौधे उगाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानलेवा वायरस ने उस जगह को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। तभी अचानक पेड़ों के बीच से कुछ हलचल होती है। लेवाई और ड्रासा समझ जाते हैं कि क्रीचर्स एक बार फिर उनका पीछा कर रहे हैं। डर के मारे वो दोनों तेजी से भागने लगते हैं और एक टूटी फूटी चर्च में घुस जाते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद सामने उन्हें एक अजीब सा नजारा दिखता है। हर तरफ इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद अपनी जान ले ली हो ताकि उस वायरस से बच सके। अचानक एक बड़ी सी मकड़ी ड्रासा के ऊपर कूद पड़ती है और फिर ढेर सारी और भी मकड़ियां आ जाती हैं। ये मकड़ियां साइज में बड़ी होती हैं। जैसे ही स्पाइडर उन पर हमला करता है, लेवाई और ड्रासा मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ चर्च का दरवाजा वो क्रीचर तोड़कर अंदर आ जाते हैं। लेवाई और ड्रासा अपनी जान बचाने के लिए उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और जैसे तैसे करके उनसे जान छुड़ाकर चर्च से बाहर निकल जाते हैं। तभी लेवाई की नजर सामने पहाड़ पर बने सुरंग के दरवाजे पर पड़ती है। वो दोनों फौरन अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये एक पुरानी लैब है। यहाँ हर जगह टूटी फूटी मशीनें और पुराने जंग लगे कंटेनर्स पड़े हुए थे। तभी लेवाई की नजर एक पुराने कैसेट पर पड़ती है। जब वो उसे प्ले करता है तो उसमें एक लड़की नजर आती है। वो कहती है, हम यहाँ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ सैकड़ों साइंटिस्ट थे, पर एक दिन यहाँ भूकंप आया और भूकंप के तेज झटकों से मिसाइल का केमिकल लीक होने लगा और जहरीला केमिकल हवा में घुलने लगा। कुछ ही घंटों में लोग वायरस से इन्फेक्ट होने लगे। आगे वो लड़की अपना पेट दिखाते हुए बताती है कि मैं भी इन्फेक्ट हूँ। हमने मिलिट्री को सब कुछ बता दिया है। हमने उनसे कहा इस पूरे इलाके को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए ताकि इन्फेक्शन फैल न सके, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इस वीडियो के देखने के बाद लेवाई को वहाँ पर एक नए जमाने का कंप्यूटर मिलता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ इस जगह पर नए जमाने का कंप्यूटर कैसे रखा है। जब लेवाई उस कंप्यूटर को ऑन करता है तो उसमें मिली जानकारी से वो सुन रह जाता है। उसे एक डार्क लेक नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है जो एक पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। ये कंपनी यहाँ के इन्फेक्टेड लोगों से सैंपल इकट्ठा करके अपनी कंट्री के सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करती है। यही वजह है कोई भी देश इस जगह को मिटाना नहीं चाहता। इसके अलावा लेवाई को ये भी पता चलता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मिसाइल है और जब वो एक्टिवेट होकर फटेगा तो 4.2 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा। अब लेवाई और ड्रासा ये सारा राज समझ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जिस लेडी बार्तो ने उन्हें यहाँ भेजा था वही इस जगह की ओनर है और इस जगह को सीक्रेट रखने के लिए लेडी बार्तो हमेशा एक ऐसे इंसान को ढूंढती थी जिसका पीछे कोई पूछने वाला ना हो और उस इंसान को साल भर ड्यूटी करने के बाद मार दिया जाता, जैसे जेडी को मार दिया गया था, ताकि वो बाहर आकर इस जगह के बारे में किसी को ना बता सके। जैसे ही ये सब जानकर ये दोनों बाहर निकलते हैं तभी एक घुड़सवार क्रीचर ड्रासा को रस्सी में बांधकर खींचकर ले जाता है। लेवाई ड्रासा की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन ड्रासा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी लेवाई एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ एक बड़ी मिसाइल रखी हुई थी। ये वही मिसाइल थी जिसके बारे में डार्क लेक कंप्यूटर में लेवाई को जानकारी मिली थी। लेवाई को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। असल में वॉच टावर में जो पहले लोग रह चुके थे वो क्यों ऐसे बोलते थे कि जब भी तेज सायरन की आवाज आए तो वहाँ से भाग जाना चाहिए। दरअसल वो इसी मिसाइल के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ड्रासा एक क्रीचर के कब्जे में थी। ड्रासा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। जैसे तैसे करके ड्रासा खुद को छुड़ा लेती है। आजाद होते ही ड्रासा और क्रीचर में फाइट छिड़ जाती है। लेवाई भी ड्रासा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों मिलकर उस क्रीचर को आग लगाकर जला देते हैं। अब बारी आती है यहाँ से उन दोनों के निकलने की, मगर आगे का रास्ता तो और भी ज्यादा मुश्किल था। जैसे ही लेवाई और ड्रासा आगे बढ़ते हैं सामने एक खतरनाक इलाका आ जाता है जहाँ से निकलना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज
चैलेंज था। यहाँ इंसान और पौधे बहुत ही खतरनाक तरीके से आपस में जुड़े हुए थे, जैसे वो किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो। ये लोग हर कदम को संभालते हुए रखते हैं कि तभी ड्रासा का पैर फिसल जाता है और वो एक क्रीचर पर पैर रख देती है, जिससे ये पौधे एक्टिवेट हो जाते हैं। वो ड्रासा को जकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ लिवाई हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता है और ड्रासा को छुड़ा लेता है। वो यहाँ बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और पूरी जगह को मिटा देता है। लिवाई ड्रासा को बाहर निकाल कर ले आता है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद उन्हें एक गराज नजर आता है, उसमें एक गाड़ी खड़ी होती है। ये दोनों उसमें बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक रस्सी दिखाई देती है जो सीधे वॉच टावर तक जाती थी, लेकिन वो क्रीचर भी इनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। अब अगर ये हाथों की मदद से रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ते तो ये क्रीचर उन्हें मार देते। इसलिए लिवाई अपना दिमाग चलाता है और रस्सी को अपनी गाड़ी में बांध देता है। जीप को रस्सी में इसलिए बांध लेते हैं ताकि ये दोनों जीप में बैठकर उनके हाथ क्रीचर से लड़ने के लिए फ्री हो। वो क्रीचर्स इन पर हमला करते हैं और यहाँ उनके बीच बड़ी फाइट होती है, लेकिन यहाँ वो क्रीचर तादाद में बहुत ज्यादा थे। लिवाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जीप में लगे पेट्रोल टैंक को अपने चाकू की मदद से लीक कर देता है इन क्रीचर्स के ऊपर, जिससे निकलने वाले तेल को आग लगाकर उन सभी क्रीचर्स को खत्म कर देता है। और आखिर में ये दोनों जीप की रस्सी काटकर उसे नीचे छोड़ देते हैं और इस तरह से सभी क्रीचर मारे जाते हैं। और फाइनली ये दोनों सही सलामत ऊपर पहुंच चुके हैं। अब इन दोनों को ये पता चल चुका था कि अगर ये पूरे साल ड्यूटी कर भी ले तो फिर भी इन दोनों को मार दिया जाएगा। इसलिए अब ये दोनों फैसला करते हैं, अब ये इस जगह की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि इस जगह को तबाह कर देंगे, ताकि इनकी तरह कोई दूसरा सोल्जर ना फंसे और इस जगह का गलत इस्तेमाल बंद हो जाए। ये सब करने के बाद ये दोनों यहाँ से दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जहाँ ड्रासा कहती है मेरे पास फ्रांस में छुपने की जगह है, हम वहाँ पर शादी करके अपनी आगे की जिंदगी बिता सकते हैं। लिवाई ड्रासा की बात मान जाता है और फिर वो कहता है मुझे अपने टावर की तरफ जाना होगा, मैं वहाँ जाकर अपने टावर में एक बॉम्ब फिट करूंगा और उस मिसाइल को भी एक्टिवेट करूंगा, जिससे ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। उसके बाद लिवाई रस्सी की मदद से अपने टावर पर पहुंच जाता है। उसी बीच लेडी बार्तो लिवाई से कांटेक्ट करती है और सवाल करती है क्या तुम नीचे गड्ढे में गए थे, क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को ऑन किया है। लिवाई यहाँ झूठ बोलता है, वो कहता है मैं नहीं गया, लेकिन बार्तो जानती थी लिवाई झूठ बोल रहा है। असल में लेडी बार्तो ने सब कुछ देख लिया था। लिवाई और ड्रासा वहाँ नीचे गड्ढे में गए थे। फिर भी लेडी बार्तो अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है अगर तुम नहीं गए तो फिर ये सारा काम वेस्ट टावर वाले गार्ड का है, एक काम करो तुम उसे मार दो। यहाँ लिवाई झूठ बोल देता है, लेकिन बार्तो को पता चल चुका था ये ड्रासा को नहीं मारेगा और वो समझ चुकी थी कि ये दोनों अब यहाँ से भागने वाले हैं और बाहर जाकर सबको इस सीक्रेट के बारे में बता देंगे। इसलिए वो खुद यहाँ एक हेलीकॉप्टर में पहुँचती है, लेकिन बार्तो के पहुँचने से पहले ही ये दोनों अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। अब हम देखते हैं लिवाई टावर से बहुत दूर जाकर अपनी लाइफ का सबसे लंबा शॉट लेता है और सीधा उस टावर पर गोली मारता है जो नीचे मिसाइल से कनेक्ट था, जिससे एक तेज सायरन बजने लगता है। अब उनके पास टाइम बहुत कम था। ये दोनों तेजी से भागने लगते हैं क्योंकि जब मिसाइल फटेगी तो वो 4.2 किलोमीटर के एरिया को तबाह कर देगी। लिवाई और ड्रासा वहाँ से पूरी तेजी से भागने लगते हैं। ड्रासा अपनी जान बचाते हुए उस जगह से काफी दूर निकल जाती है, लेकिन लिवाई के पैर में चोट लगने की वजह से वो काफी पीछे रह गया था। दूसरी तरफ बार्तो को भी ये समझ आ चुका होता है कि जल्द ही मिसाइल ब्लास्ट होने वाला है। ठीक उसी समय मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें पूरी खाई तबाह हो जाती है। ये ब्लास्ट इतना भयानक था जिसकी लपटें और झपटे भी दूर तक फैल जाती है, जिसकी वजह से बार्तो का हेलीकॉप्टर भी उस धमाके की चपेट में आ जाता है और वो वहीं मारी जाती है। ड्रासा ने तो 4.2 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था, लेकिन लिवाई उस धमाके की लपेट में आ जाता है। धमाके की तेज हवा उसे पानी में गिरा देती है। खाई में सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ ड्रासा उस धमाके में जिंदा बचती है। वो एक ऊंची जगह पर खड़े होकर लिवाई का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन लिवाई का कोई भी अता पता नहीं होता। अब वो समझ जाती है कि लिवाई अब जिंदा नहीं रहा। उसके बाद कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है। ड्रासा लिवाई की लिखी कविता पढ़ती है। हर एक शब्द में उसे लिवाई की यादें महसूस होती है। आंखों में आंसू लिए वो अपने दिल को संभालने की कोशिश करती है। अब ड्रासा अपनी जिंदगी को संभालते हुए फ्रांस के एक होटल में वेटर की जॉब करती है, लेकिन फिर अचानक ड्रासा के सामने लिवाई आकर खड़ा हो जाता है। वो जिंदा था। लिवाई को देखकर ड्रासा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ड्रासा खुश हो जाती है और दौड़कर लिवाई को गले लगा लेती है और इसी के साथ यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।